नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का है सेशन नंबर 35। तो देखते ही देखते हमने 35 सेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे आज, राइट। बहुत अच्छा लगा। इसमें 35 इंटू 6 आप कर लीजिएगा तो कम से कम हमने 200 प्लस स्टोरीज को इसमें कवर अप कर लिया है, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है ये। आज जो 6 स्टोरीज हम ले रहे हैं, सबसे पहली है हमारी सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड। दूसरा, आई स्टैम्प क्या है, आई स्टैम्प इसके बारे में जानेंगे। तीसरा, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में, उसको ऑब्जर्व कर लिया गया है, उसे लोकेट कर लिया गया है। कौन सी है वो साइट, वो देखेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं ये भी जानेंगे। वन धन योजना, और फिर क्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। सो लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है यूएन सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इसमें क्या हुआ है कि इसमें भारत का जो स्कोर है, ये एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे को ऑर्गेनाइज कौन करती है, यूनेस्कैप। यूनेस्कैप क्या है, यूनेस्कैप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। तो ये यूनेस्कैप का फुल फॉर्म है। तो यूनेस्कैप ने एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया था जिसमें भारत का स्कोर कितना आया, 90.32%। यूनेस्कैप की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन का जो है डेवलपमेंट आर्म है, किसके लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। इसमें अभी हाल फिलहाल 53 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनेस्कैप। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यूनेस्कैप पे थोड़ी सी मतलब बेसिक से हल्की जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इसमें जो इन्होंने सर्वे लिया, इस सर्वे में इन्होंने बताया 2 साल का इकट्ठा सर्वे ये कंडक्ट किया गया था और इसमें इन्होंने असेस किया है 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स को, जिसको कवर अप कौन करती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के तहत कवर अप किया जाता है। जितना ज़्यादा आपका स्कोर हाई रहेगा, इसका मतलब है कि उस देश ने बिजनेस को अपने सिस्टम में, अपने देश में इवॉल्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप से काफ़ी अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं, राइट। जैसे भारत के अंदर में 2021 की शुरुआत में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आ गए, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छे से फैला। तो ये सबको देखते हुए भारत का जो स्कोर है वो सर्वे के अंदर में कितना बताया गया, 90.32%। और हायर स्कोर आपकी प्रदर्शन को, आपके परफॉर्मेंस को और अच्छा बताता है। द यूएन रीजनल कमीशन ज्वाइंटली कंडक्ट द यूएन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इस सर्वे में लगभग 143 इकोनॉमीज को कवर अप किया गया था। इसके 5 इंडिकेटर्स हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, राइट। भारत की जहां तक इसमें बात करें तो भारत इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है उसमें काउंट किया जाता है। साउथ एशिया की बात हो या साउथ वेस्ट एशिया की बात हो, दोनों में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। द ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ग्रेटर देन मैनी ओईसीडी कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस, यूके, कनाडा, इनसे भी अच्छा स्कोर चला गया है। पिछली बार हमने तकरीबन 78.5% का स्कोर किया था। इतना लगभग स्कोर हमने पिछली बार के सर्वे में किया था जो 2 साल पहले हुआ था, क्योंकि ये 2 साल का एक ही साथ इसमें कंडक्ट किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया है भारत की परफॉर्मेंस, आप यहाँ इस चार्ट से देख सकते हैं। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, 5 इंडिकेटर्स कौन कौन सी है, ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कॉपरेशन, पेपरलेस ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। तो इसमें आप जानेंगे कि भारत की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर हुई है। आप देख रहे हैं सब में हल्का हल्का इंक्रीमेंट दिखने को मिला है, राइट। तो ये था हमारी पहली स्टोरी, यूएन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। अपनी अगली स्टोरी पे बात करते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू आई स्टेम। आई स्टेम क्या है दोस्तों, आई स्टेम का बेसिकली मतलब है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी। आपके इनके इनिशियल्स को पकड़ लीजिएगा, इनिशियल इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। तो दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ आई स्टेम। स्टेम से तो आप समझते ही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बस यहाँ मैथ्स की जगह मैप आप रख लीजिएगा। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है 2026 तक के लिए, और अब ये अपने सेकंड फेज में जो है वो एंटर कर जाएगा। फेज 1 ये क्रॉस कर चुका है। बेसिकली दिस इज अ नेशनल वेब पोर्टल जिसमें सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो है ना सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। क्या पेटेंट है, किसके साथ क्या 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 मतलब रिसर्च किया जा रहा है, क्या कैटलॉग्स हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पे जो है मिल जाती है। द आउटकम सच एज पेटेंट्स, पब्लिकेशंस, टेक्नोलॉजीज, ये सब इसमें रहता है।
जनवरी 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको जिस मिशन के तहत लॉन्च किया गया था उस मिशन का नाम था PMSTIAC मिशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो इस मिशन के तहत PMSTIAC मिशन के तहत इसको लाया गया था। It is an overarching council that facilitates the principal scientific advisor office to assess the status in specific science and technology domains, comprehend challenges in hand, formulate specific interventions, develop a futuristic roadmap and advise the prime minister accordingly कि वो किस तरीके से अपने पॉलिसी में चेंजेस ला सकें और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इसकी फील्ड में भारत को आगे लेके जा सके। एक अलग से इनपुट मैं आपको दे देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल अखबारों में आया था, चर्चा में भी था कि ज़्यादातर अब भारतीय महिलाएं वो स्टेम में बहुत ज़्यादा हो गई हैं एज कम्पेयर टू US, UK एंड फ्रांस लाइक नेशंस। तो जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं और वो भी स्पेशली वुमेन, गर्ल्स, दे आर ट्रमेंडसली इंक्रीजिंग। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके फेज 1 में बात करें तो इसके फेज 1 में कम से कम नहीं तो 20,000 पीसीज ऑफ इक्विपमेंट को लिस्ट अप किया गया था। पोर्टल है ना बेसिकली, तो वहाँ पे इसको लिस्ट अप किया गया था। इसका बेसिकली गोल ये है कि R&D जैसे जो इकोसिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी जो इकोसिस्टम है, उसको मजबूती प्रदान करना और जितने भी रिसर्चर्स, रिसोर्सेज हैं उनको एक ही जगह लाके इकट्ठा कर देना ताकि उसका बहुत इफिशिएंटली तरीके से यूज किया जा सके। फेज 2 में ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रोडक्ट्स को लिस्ट अप करेंगे जो कि इंडिजिनस होगा, साथ ही साथ उनका डिजिटल कैटलॉग भी रहेगा। तो काफ़ी लुक्रेटिव बनाने वाले हैं पोर्टल को दोबारा से, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीटा वर्जन जा चुका है तो अब सही वे में आएगा। इट विल ऑल्सो होस्ट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सेलेक्टेड R&D सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स बाय स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। The portal will also provide a platform for various city knowledge and innovation clusters to enhance effective use of R&D infrastructure through leveraging collaboration and partnership built on a shared STI ecosystem। तो बहुत अच्छी बात है। दोनों खबरें जो हमने पढ़ी, पहली वाली भी पढ़ी, जो दूसरी वाली भी पढ़ी, तो कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी को काफ़ी आगे बढ़ाने की बात अब की जा रही है और लाजमी भी है क्योंकि वी आर नाउ लिविंग इन अ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो कि अब बहुत तेज़ी से उभर रहा है। तो भारत को अपनी जगह अगर बनानी है 2030 तक टॉप 3 इकोनॉमी के लिहाज से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भारत को लेके आना पड़ेगा। अपना खुद का गूगल होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, तो तब बात बन सकती है, राइट। ये आईस्टेम से रिलेटेड इंफोग्राफिक है, इसको आप देख लीजिएगा, PIB की साइट से मैं आपके लिए उठा के लेके आया था। अगली स्टोरी पे बात करें तो भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो लोकेट किया गया है कहाँ पर, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, और जो साइट है उसका नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल। इसे रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, राइट। टेम्पल आपको पहले दिखा देते हैं। तो बहुत बढ़िया मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। आप में से कितने लोग यहाँ पे गए हुए हैं जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में कि हाउ मेनी ऑफ यू आर विजिटेड दिस रुद्रेश्वरा टेम्पल। Ramappa temple was proposed by the government as its only nomination for the UNESCO World Heritage Site tag for the year 2019। बेसिकली क्या है कि ये जो मंदिर है 1213 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तब एक डायनेस्टी हुआ करती थी, काकतीय डायनेस्टी, तो उसके राजा थे गणपति देव। तो उनके ही रेन में ये, मतलब उनके ही कार्यकाल में इसका निर्माण कराया गया था। द प्रिसाइडिंग डेटी हियर इज रामलिंगेश्वर स्वामी। It is also known as Ramappa Temple after the sculptor who executed the work in the temple for 40 years। तो रमप्पा ने ही, मतलब इनकी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पूरी कार्विंग वगैरह जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कार्विंग्स ये स्कल्प्टर्स ही करते हैं। तो उनका नाम रमप्पा था तो उनके नाम पे ही पड़ा। 40 साल तक किया उन्होंने, तो समझ सकते हैं आप। द टेम्पल स्टैंड्स ऑन अ 6 feet हाई स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म विद वॉल्स, पिलर्स एंड सीलिंग एडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स दैट अटेस्ट टू द यूनिक स्किल ऑफ काकतीय स्कल्प्टर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मंदिर का जो फाउंडेशन है उसमें सैंडबॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है फ्लोरिंग के लिए, राइट, जिसपे सारे पिलर्स वगैरह और ये दीवारें वगैरह खड़ी हुई हैं। तो सैंडबॉक्स टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में क्या होता है कि गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद उसमें रेत डाला, फिर गुड़ डाला, फिर एक ब्लैक करके इनका अपना कुछ वहाँ का फ्रूट होता है, ब्लैक मैरोबिलन फ्रूट, उसको भी डाला। तो इन सबका मिक्सचर उन्होंने बना के रख दिया ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो सके। मिक्सचर बनाने के बाद फिर ये सैंड बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है। मतलब आप एक सिंपल से देसी अगर अंदाज में बोलूँ तो नींव डाल दी गई है। तो जितनी अच्छी नींव होती है, नींव क्यों डाली जाती है, ताकि अगर कभी कभार भूकंप वगैरह आ गए तो ये नींव जो जितनी अच्छी होगी तो वो घरों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। नींव अगर कमजोर है आपके घर बनाते वक्त तो फिर हल्की सी भी अर्थक्वेक में आपका घर ढह सकता है। तो उस चीज़ों को भी देखा जाता है। तो एक ये साइंटिफिक माइंड पहले से ही रखा जाता है
कि देखो भैया अगर भूकंप आया तो इस तरीके से इसको सहने की शक्ति हो, ऐसा फाउंडेशन तैयार करना होता है। तो आप ये याद रखिएगा, सैंड बॉक्स टेक्निक एग्जाम वगैरह में ये आ सकता है, तो और मेरे ख्याल से आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, राइट। सो दिस इज 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। मंदिर हमने आपको दिखाई दिया है, राइट। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। नेसेक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इनकी हाल फिलहाल अभी मीटिंग हुई है शिलोंग मेघालय में। नेसेक क्या करता है, नेसेक में बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न के ना मतलब एक डेटा का रिपोजिटरी है, डेटा सेट्स हैं इनके पास काफ़ी सारे, और अलग अलग जगहों से मतलब अलग अलग सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, लैंड का डेटा है, वाटर रिसोर्सेज का डेटा है, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट का डेटा है। तो ये सारे डेटा इन्होंने यहाँ पर नेसेक में रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब इसमें है क्या कि इतना डेटा का क्या करेंगे, बेसिकली इतने डेटा से प्लानिंग की जाती है, एक एफिशिएंट प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से हमें किस फील्ड में क्या काम करना है। जैसे जैसे क्या कहते हैं आपका स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर को किस तरीके से लेके आना है, एलाइड फील्ड्स लाइक सिल्क फार्मिंग इसको कैसे करना है, ठीक। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं इस सोसाइटी के, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे देश के गृह मंत्री। तो ये आप याद रखिएगा, ये आ सकता है। होम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेसेक सोसाइटी एंड द चेयरमैन ऑफ नेक, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, राइट। अब ये लाया क्यों गया, बेसिकली क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन काफ़ी सारे मुद्दों से, चैलेंजेस से जूझ रहा होता है। अब इसमें अगर हम थोड़ा टेक्नोलॉजी से इनकी अगर मदद कर सके तो बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए हमारे पास डेटा इनपुट्स होने चाहिए, तभी तो हम फिर आउटपुट निकाल पाएंगे ना। डेटा इनपुट्स के लिए फिर ये नेसेक वगैरह ये पूरी रिपोजिटरी और इसमें जो जितने भी डेटा सेट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए, टेलीमेडिसिन के जरिए, टेली एजुकेशन के जरिए आप वहाँ की हालतों को अच्छा कर सकते हैं, वहाँ के सारे सिस्टम को आप दुरुस्त कर सकते हैं एक तरीके से कह सके तो। साथ ही साथ वेदर प्रिडिक्शन हो या थंडरस्टॉर्म की फोरकास्टिंग हो, लाइटनिंग हो, अर्ली फ्लड वार्निंग हो, ये सब भी जो है इस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको याद रखना ही है कि यूनियन होम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेसेक सोसाइटी, राइट। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। वनधन योजना, इसमें भी हाल फिलहाल एक हलचल हुई है। हलचल क्या हुई है, बी लोकल फॉर वोकल एंड बाय ट्राइबल, ये जो स्लोगन दिया गया है सबका साथ सबका विकास, दोनों को क्लब कर दिया गया है। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि ट्राइफेड अब क्लब कर रहा है नीति आयोग के साथ वन धन योजना को अच्छे तरीके से भारत के जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें लागू करने के लिए। तो ये इन्होंने इसके लिए इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें एक हलचल ये हुई है कि ट्राइफेड अब नीति आयोग के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके ही इसको आगे प्रमोट करेगा। प्रधानमंत्री वन धन योजना आप जानते हैं 2018 में लॉन्च की गई थी। ये जो स्कीम है ये ट्राइफेड द्वारा चलाई जा रही है, जो कि 1987 में स्टैब्लिश किया गया था, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। नाफेड क्या है आप में से बताएंगे, नाफेड की फुल फॉर्म बताइए आप में से। इट इज एन इनिशिएटिव टारगेटिंग लिवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल्स बाय हार्नेसिंग द वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज वन धन। तो वन से धन, राइट, ताकि जो ट्राइबल सोसाइटी है उनको मदद किया सके, उनके जो भी हेरिटेज हैं, कल्चर्स हैं, उनके जो भी आर्ट्स हैं उनको मरने न दिया जाए, उनको एक अच्छे तरीके से एक क्या कहते हैं आप वेल्दी प्रोजेक्ट्स या वेल्दी ऑब्जेक्ट्स में उनको तब्दील किया जाए। द प्रोग्राम एम्स टू टैप इनटू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल सेट्स ऑफ ट्राइबल बाय एडिंग टेक्नोलॉजी एंड आईटी टू अपग्रेड इट ईच स्टेज, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तहत को ध्यान रखते हुए वन धन विकास केंद्र की स्थापना करेंगे। स्टेट नोडल डिपार्टमेंट जो होगा इसमें पूरी तरीके से मदद करेगा, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के साथ, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट के साथ, इन सब के तहत फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब मिलकर काम किया जाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्लोगन लाइक दिस, सबका साथ सबका विकास। द केंद्र वुड एक्ट एज कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कौन से केंद्र, तो वन धन विकास केंद्र, राइट। तो ये किसके तहत पे काम करेंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत काम करेंगे, जिसमें सारा का सारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जो भी लोकली अवेलेबल है वो यहाँ पे लाया जा सके, उसकी खरीद बिक्री सब यहाँ पे हो सके। अ टिपिकल वन धन विकास केंद्र सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 15 ट्राइबल वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पे उन्होंने केपिंग भी की हुई है कि इतना होना चाहिए, 15 जनजातीय वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। तो ये वन धन योजना से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी थी, तो याद रखिएगा, ये सब आते रहते हैं एग्जाम में और आएंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सबसे हॉट टॉपिक आज का, जीडीपी नहीं जीईपी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट आप कह लीजिए या ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट, दोनों बातें सेम है। तो उत्तराखंड ने लागू कर दिया है कि अनाउंस कर दिया है बेसिकली कि वो जो अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो वैल्यूएशन है वो जीडीपी के तौर पे नहीं करेगी, वो जीईपी के तौर पे करेगी, राइट। ये जो टर्म है
1997 में लाया गया था बाय इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट कोस्टेंजा। इन्होंने इसकी मतलब इसको कॉइन किया था। इट इज एन असेसमेंट सिस्टम टू मेजर द इकोलॉजिकल स्टेटस, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को तो आप कर ही रहे हैं, तो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी तो कीजिए, क्योंकि नेचर अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इट इज कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यू दैट द इकोसिस्टम प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, तो ये वर्ड तो आपको दिखते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन इकोलॉजिकल वहाँ पे नहीं दिखता है। तो यहाँ पे ये एक चिंता का विषय है कि इसमें इकोलॉजिकल जैसे शब्दों को भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब नेचर ही सही नहीं रहेगा तो ह्यूमन वेलफेयर कैसे हो पाएगा, राइट। तो उसको देखते हुए ये सारा सिस्टम उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि उत्तराखंड में 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है। उनका जो इकोसिस्टम है उसमें जो सर्विसेज है वो इकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है, और वो इतनी ज़्यादा है कि दिस इज अबाउट ट्वाइस एज मच एज द ग्लोबल जीडीपी। तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। दैट्स वाई उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भैया अब हम जो भी पैमाना नापेंगे, इनिशियल वैल्यूएशन जो भी करेंगे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की, वो हम जीईपी के फॉर्म में करेंगे। Therefore, it would help in conservation of the environment and also help save us from the effects of climate change. उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है which provides a lot of environment facilities and in continuity as a result of which there is a natural degradation in those services. हालांकि एक बात और मैं मजे की आपको बता दूं, उत्तराखंड के लोग भागने में बड़े माहिर है। सुबह सुबह आप जाएंगे, जब उत्तराखंड में रहा था 4-5 दिन, 1 वीक का स्टे हुआ था वहाँ पे, तो मैं देखता था डेली सुबह सुबह बहुत भीड़, मतलब लोग वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग सब कर रहे हैं। इशू क्या है इसमें कि जीपी को लाने में इशू क्या हो सकता है? द डिसीजन अपीयर्स टू बी अ वेलकम स्टेप बट गोइंग अहेड विद द जार्गन रेजेस सीरियस डाउट्स ऑन द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये हो सकता है, क्रिटिक्स ये कह रही है कि आप जीडीपी के आंकड़ों को छुपाने के लिए अब जीपी का सहारा ले रहे हो, राइट, क्योंकि ये तो आपके विकास के दर का एक पैमाना है ना, विकास हुआ नहीं, तो अब आप कह रहे हो कि भैया अब हम जीडीपी नहीं जीपी जाएंगे। तो ये क्रिटिक्स का कहना है, जो क्रिटिक्स बातें कर रही हैं, राइट। तो ये इसमें एक इशू बताया जा रहा है। इट में कंफ्यूज पॉलिसी मेकर्स एंड निगेट द पास्ट एफर्ट्स। अगर आप एकदम से ये ले आओगे तो जीडीपी पे जो पहले पहले पॉलिसी बनाई गई थी और उसके लिए जो एफर्ट लगाए गए थे वो सब वेस्ट हो गए। द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीपी इज नॉट ट्रांसपेरेंट, और इसको ट्रांसपेरेंट भी नहीं बताया जा रहा। इसकी चक्री मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी चक्री काम कैसे करती है। यहाँ पे है आपका इकोसिस्टम एसेट, उससे बना ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट, फिर जो डिसीजन लिए गए, डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट, इसमें सरकार की पॉलिसी या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फाइनेंशियल चीज़ें, सारा कुछ इसमें आ जाता है। एंड देन फिर इससे डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, एक बार पॉलिसी फॉर्म हो गई तो फिर इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगेन इट गोज बैक टू द इकोसिस्टम एसेट। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे ही है जैसे जीडीपी और एनडीपी की चक्री होती है, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सारा कुछ एक बार दिखा देते हैं आपको, सारी स्टोरीज फॉर अ क्विक रिवीजन। सबसे पहला था हमारा यूएन सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, देन आई स्टेम, एंड फिर 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वंदन योजना, जीपी। नाउ लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज पार्ट। और ये पिछले सेशन में जो हमने सवाल पूछा था उनके आंसर्स देने का समय आ गया है कि आदर्श स्मारक स्कीम, ये स्कीम जो है फॉर डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री, बिल्कुल गलत है। टूरिस्ट सर्किट्स की को मतलब डेवलप करने के लिए नहीं है ये, राइट, मॉन्यूमेंट्स की देखभाल के लिए है। तो ये गलत हो गया, 1 गलत हो गया, ये गलत हो गया। इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये भी गलत है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉट टूरिज्म, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट बात करें हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट मैंने आपको दिए थे। पहला कि क्या यह यूनेस्को का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही है। इन इंडिया दिस प्रोजेक्ट इज बिन इम्प्लीमेंटेड इन द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नहीं, दिस इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में बता देता हूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर के बीच में बड़ा ही मतलब असमंजस सा रहता है, तो सही से पढ़िएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। तीसरे पे बात करें तो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भारत में बनती हैं उनके लिए कानून क्या है, लीगल बेस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012, बट द राइट आंसर इज सरफेजी एक्ट 2002। तो ये वो एक्ट है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए लीगल बेस के तौर पे काम करता है।
आज के 3 सवाल आपके लिए बना दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल SEZ के ऊपर है। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और ऑप्शंस भी मैंने दे दिए हैं, इनको सॉल्व कीजिए। कमेंट थ्रेड में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, क्या आंसर होगा जरूर बताइएगा। दूसरी जो आज का सवाल है, एविसेनिया मरीना हाल फिलहाल न्यूज में था, ये है क्या बेसिकली, इसका भी आंसर दीजिए। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज हेड में नॉन एज गांव बूढ़ास या बुरास कह लीजिए, ये कौन से राज्य में ज्यादातर पाए जाते हैं। 4 राज्यों के नाम आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। पार्टिसिपेट करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। हम इसी तरीके से आपके साथ मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।